नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अयतुल्ला खुमैनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की कोशिश जारी है। जिस तरह से 1953 में CIA और M16 जो कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को जड़ से उखाड़ दिया था, उसी तरह एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका यहां पे ईरान में तख्ता पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर एक के मन में एक ही सवाल है, अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद क्या अब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी की बारी है? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट में यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि उन्हें मालूम है कि खुमैनी कहां छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल वो उसे मारेंगे नहीं। इसी बात की पैरवी करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि खुमैनी की मौत से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। वहीं ईरान के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इजराइल की खुमैनी को निशाना बनाने की कोशिश को रेड लाइन पार करना माना जाएगा। खबरों के अनुसार इजरायली हमले के डर से खुमैनी एक सुरक्षित और महफूज बंकर में अपने परिवार के साथ छुपा हुआ है। बताया जाता है कि यह बंकर इतना मजबूत है कि इसे कोई बम या मिसाइल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। नॉर्मल दिनों में अयतुल्ला खुमैनी सेंट्रल तेहरान में एक हाईली सिक्योर आलीशान घर में रहते हैं, जिसे बैत रहबरी मतलब लीडर्स हाउस कहा जाता है। सीनियर मिलिट्री कमांडर और बाकी ऑफिसर्स वहां पे ही मीटिंग के लिए आते हैं। लोगों को एड्रेस भी उसी घर के कंपाउंड से किया जाता है। पिछले दिनों में इजराइल के हमले में सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने के बाद ईरान इस समय अयतुल्ला खुमैनी की सिक्योरिटी को लेकर काफी परेशान है। उससे ज्यादा परेशानी उन्हें है मोसाद के एजेंट जो उनके सिक्योरिटी एपरेटस में इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। इस चीज ने उनकी परेशानियों को दुगना तिगना कर दिया है। यही वजह है कि खुमैनी अब सीधे संपर्क से बच रहे हैं। इंटरसेप्ट होने के डर से उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर दिया है। अब वो अपने विश्वसनीय सहयोगियों द्वारा ही संवाद करते हैं। ईरान के इतिहास में पहली बार हुआ है अयतुल्ला खुमैनी ने अपना सक्सेसर अनाउंस कर दिया है। बताया जाता है कि उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसमें 3 उलेमाओं के नाम हैं। अगर उनकी मौत किसी भी कारण हो जाती है या उन्हें मार दिया जाता है तो उन 3 उलेमाओं में से एक उलेमा को सुप्रीम लीडर बना दिया जाए, ताकि ईरान में किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। लेकिन हैरान परेशान होने वाली बात यह है कि उन सक्सेसर्स में उनके बेटे मुश्तबा खुमैनी का नाम नहीं है, क्योंकि मुश्तबा खुमैनी जो हैं ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा था कि वही उनके सक्सेसर होंगे। लेकिन इस बार जो उन्होंने लिस्ट दी है इसमें उनके बेटे का नाम नहीं है। शायद वो तासुरा देना चाहते हैं कि वो परिवारवाद में बिलीव नहीं करते, और ये भी बताना चाहते हैं कि वो जो ईरान के लोगों की बहबूदी के लिए काम करते हैं वो अपने परिवार के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। और दूसरी एक वजह ये भी लोगों का कहना है कि शायद उन्हें लगता है कि उनको मारने के बाद हो सकता है अगर उनके बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है तो शायद उनके बेटे को भी मार गिराया जाए। पिता का मोह अपने बेटे के लिए है, जिसकी वजह से उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। इजराइल के हमले में कई मिलिट्री कमांडर जैसे कि जनरल बघेरी, जनरल आमिर अली, जनरल हुसैन सलामी जो खुमैनी के बड़े करीबी माने जाते थे, मारे गए हैं। इसकी वजह से भी खुमैनी अपने को कमजोर महसूस कर रहा है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अयतुल्ला खुमैनी ने 15 से 20 लोगों का अपना एक इनर सर्कल बनाया था। जब भी जरूरत पड़ती थी वो इस इनर सर्कल से मशवरा किया करता था। लेकिन कई कमांडर्स के मारे जाने के बाद अब उनके पास मशवरा लेने के लिए भी बहुत कम लोग बचे हैं। यही एक वजह है कि वो अब एक बंकर में छुप कर बैठा हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने सीनियर अफसरान से कहा है कि वो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ना करें, इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादातर वो अपने बंकर में रहें और अपनी मूवमेंट पर भी पाबंदी लगाए रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुश्मन उन पर नज़र रखे हुए है और अगर वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं हो सकता है कि अगला निशाना वो हो। एक बात तो तय है कि इन हमलों का मकसद सिर्फ परमाणु साइट्स को टारगेट करना नहीं था, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह बर्बाद करना नहीं था, बल्कि यहाँ पे तख्ता पलटने का पूरा प्लान तैयार है। वो चाहते हैं कि अयतुल्ला खुमैनी के खिलाफ बगावत हो या अयतुल्ला खुमैनी को मार दिया जाए,
ताकि अपनी मर्जी की सरकार यहाँ पे बनाई जाए। एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की कोशिश हो रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1953 में भी देखा गया था कैसे प्रधानमंत्री मोसद्देक को हटा दिया गया था। उस समय भी CIA ने M16 के साथ मिलकर एक साजिश रची थी। ये दोनों खुफिया एजेंसी मिलकर ईरान के अंदर काम करती रही और मोसद्देक की सरकार को 1953 में हटा दिया और अपने मर्जी की सरकार वहां बनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी पपेट सरकार हो और जो भी वो चाहें वो वहां पे हो। क्योंकि हमने देखा है कि ईरान जो है एक अखाड़ा रहा है। उस समय पे सोवियत यूनियन बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन काफ़ी स्ट्रांग मुल्क हुआ करते थे और इनकी पूरी कोशिश थी कि वहाँ पे ऑयल पे पूरा कंट्रोल किया जाए। और ये सारी जो लड़ाई थी तेल की लड़ाई थी। और जैसे ही मोसद्देक ने चाहा कि वो तेल के जो उद्योग हैं उनको नेशनलाइज करें, तो ब्रिटेन को खतरा लगा। उन्हें लगा कि उनकी कंपनियों जो पैसा कमा रही थी वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। 1951 में प्रधानमंत्री मोसद्देक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करके ब्रिटेन की नाराजगी को बढ़ा दिया। मोसद्देक ने तर्क दिया कि ईरान को अपने विशाल भंडार से मुनाफा कमाना शुरू कर देना चाहिए, जिस पे एंग्लो ईरानी कंपनी का कंट्रोल था। बाद में कंपनी को ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जाना जाने लगा। CIA और M16 ने मिलकर मोसद्देक की सरकार को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी। आप ये जानकर हैरान होंगे, क्योंकि अगर तेल ईरान का है तो मुनाफा भी ईरान का होना चाहिए, लेकिन मुनाफा ईरान को नहीं हो रहा था, मुनाफा ब्रिटेन की कंपनी को हो रहा था। उनकी ऑयल कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही थी, यानी कि सिर्फ ईरान को 16% के करीब मुनाफा हो रहा था। 84% मुनाफा जो था ब्रिटेन की कंपनीज को हो रहा था। ये एक वजह थी कि ब्रिटिश बौखला गया जब मोसद्देक ने चाहा कि वो वहाँ की ऑयल कंपनी को नेशनलाइज करें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मोसद्देक सोवियत यूनियन के साथ मिलके काम करना शुरू कर दे और सोवियत यूनियन का कंट्रोल ईरान के तेल पर हो। सो इस तेल की लड़ाई में CIA भी जुड़ गया और फाइनली अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहाँ पे प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू कर दिया। वहाँ के रेडियो को कंट्रोल कर दिया। रेडियो ईरान में जो स्क्रिप्ट पढ़ा जाता था वो CIA का स्क्रिप्ट होता था। एक लोगों के अंदर एक तासुरात पैदा किया गया कि ये जो मोसद्देक है, जो आपका प्रधानमंत्री है, ये रशिया या उस समय जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता था उसका स्टूज है। यानी कि सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट सरकार है, जो अल्लाह को नहीं मानती, उसके साथ शाना बशाना आपका प्रधानमंत्री चलता है। यही वजह थी कि वहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर, उलेमा, क्लेरिक सब लोग मोसद्देक के खिलाफ हो गए और आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी मोमेंट बन गई। लगातार झूठ को परोसा जाता हर दिन लोगों के बीच में और लोग समझ भी ना पाए। उनका गुस्सा बढ़ता गया जब तक मोसद्देक की सरकार गिर गई। ऐसा हुआ कि एक बार लोगों ने मोसद्देक के घर पर भी हमला कर दिया। मोसद्देक के पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन सरकार को छोड़ दिया गया। उसके बाद 3 साल के लिए मोसद्देक को गिरफ्तार कर दिया गया और यही नहीं, जब तक वो मरे नहीं वो हाउस अरेस्ट रहे। 1969 में मोसद्देक की मौत हो गई। मोसद्देक को खमियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि फॉरेन ऑयल कंपनीज की वहाँ पे डोमिनेंस हो, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर साजिश रची और तख्ता पलट दिया मोसद्देक का। सबसे बड़ा यह सवाल है कि अयतुल्लाह खुमैनी जो है वो अमेरिका और इजराइल के दुश्मन नंबर 1 क्यों है? क्यों उनको मारने की साजिश रची जा रही है? क्यों उनका तख्ता पलटना चाहते हैं अमेरिका और इजराइल के लोग? बात यह है कि अयतुल्लाह खुमैनी जो है 1939 में नॉर्दर्न ईरानियन सिटी मशाद में पैदा हुए। इनके पिता भी रिलीजियस क्लर्क थे। अपने पिता के कदमों पर चल के इन्होंने भी मजहबी तालीम हासिल की और कौम में रहकर ये भी एक उलेमा बन गए। और 1962 में यह अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जो कि फाउंडर माने जाते हैं सुप्रीम लीडर ईरान की, उनकी मुहिम ज्वाइन कर ली। क्योंकि उस समय अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी फ्रांस में रहकर शाह के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, लेकिन ईरान के अंदर अयतुल्लाह अली खुमैनी उनके शागिर्द होने के नाते वहाँ से मुहिम चलाते रहे। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से शाह की सरकार को हटाया जाए, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ थे। ये थियोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, ये इस्लामिक रूल चाहते थे। इनको लग रहा था कि वेस्टर्न हुकूमत जो है सपोर्टेड बाय अमेरिका, उसको हटा देना चाहिए। ईरानी रेवोल्यूशन के दौरान अयतुल्लाह अली खुमैनी को कई बार जेल जाना पड़ा और इस रेवोल्यूशन के दौरान एक बड़े फिगर की तरह ये उभरे। ये कैपिटलिज्म
और लिबरल डेमोक्रेसी के पूरी तरह से खिलाफ थे। ये वेस्टर्न कल्चर से नफरत करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वेस्टर्न कल्चर जो है तबाही का कारण है। और यही एक वजह थी कि ये चाहते थे अपने रूहुल्लाह खुमैनी के साथ मिलकर यहाँ पे इस्लामिक रूल हो। इनकी नज़र में अमेरिका जो है बड़ा शैतान है और इजराइल जो है छोटा शैतान है। आयतुल्लाह अली खुमैनी न्यूक्लियर पावर के हक में रहे हैं। हालांकि वो अक्सर कहते हैं कि जो भी अभी तक उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट बनाए हैं वो चाहते नहीं है कि न्यूक्लियर प्लांट्स को वेपनाइज करना। न्यूक्लियर प्लांट जो है वो एनर्जी के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को लगता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में थे और 3 महीने के अंदर न्यूक्लियर बम तैयार हो जाता और ये इस्लामिक बम जो है इजराइल के लिए खतरा बन जाता। जब भी कभी भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो बड़े रुथलेस तरीके से उस बगावत को कुचल देते थे। 2023 में हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ की औरतों ने उनके खिलाफ बगावत की। हिजाब के खिलाफ जब वो सड़कों पर आई तो उन्हें भी पूरी तरह से कुचल दिया गया। ये एक वजह है कि आप देख सकते हैं कि इजराइल में कई औरतें जो हैं इस इस्लामिक रजीम के खिलाफ हैं। आज भी कई औरतें जो हैं वो एग्जाइल में बैठकर या तो किसी और मुल्क में बैठकर इस इस्लामिक रजीम के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। लगातार वो स्पीच दे रही हैं, लगातार वो पोस्ट कर रही हैं, लगातार वो वीडियो पोस्ट कर रही हैं जिसमें वो बता रही हैं कि इस इस्लामिक हुकूमत को जाना होगा क्योंकि इस इस्लामिक हुकूमत की वजह से कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि हिजाब औरत की मर्जी है, अगर वो पहनना चाहती है तो पहने, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यही एक वजह है कि इजराइल और अमेरिका इस बार भी चाहता है कि बगावत का बिगुल बच जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आ जाएं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1953 में लोग सड़कों पर आ गए थे। इस बार भी वो चाहते हैं कि जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों का आक्रोश है, वो दिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में आप देख सकते हैं, ईरान में पर्शियन है, ईरान में अज़ेरीज रहते हैं, ईरान में कुर्दिश लोग रहते हैं, ईरान में बलूच रहते हैं। और जो ये माइनॉरिटीज़ हैं, कुर्दिश लोग हैं या बलूची लोग हैं, इन्हें लगता है कि ये मार्जिनलाइज्ड हैं। इन्हें पूरी तरह से जो ईरान की हुकूमत है वो वैसे तरीके से बेनिफिट नहीं देती जैसे कि वो पर्शियन लोगों को देती है। ये एक वजह से उनकी नाराज़गी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बढ़ती जा रही है और यही इसी चीज़ का फ़ायदा जो है अमेरिका पूरी तरह से उठाना चाहता है, इजराइल पूरी तरह से उठाना चाहता है। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ये लोग उनके साथ मिलकर बगावत करें, सड़कों पर आ जाएं, प्रोटेस्ट बढ़ जाएं और अपने आप जो है ये जो आयतुल्लाह अली खुमैनी की हुकूमत है गिर जाए। क्योंकि पिछले 35 साल से ये राज कर रहे हैं। पहले ये कुछ देर तक प्रेसिडेंट रहे, लेकिन आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के मरने के बाद आयतुल्लाह अली खुमैनी जो है सुप्रीम सैक्रेड लीडर वहाँ बन गए और उसके बाद से वो लगातार वहाँ पे राज करते जा रहे हैं। उनके राज में देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रॉक्सीज की बात करें तो 3 एच को उन्होंने सपोर्ट किया। एक एच हूथीस जो कि यमन में एक आतंकवादी संगठन है, उसको उन्होंने हथियार मुहैया कराए, उन्हें पैसा प्रोवाइड किया। और ये सारे संगठन जो हैं, हमास जो कि गाज़ा में ऑपरेट करते रहे, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में ऑपरेट करता रहा, इन 3 एच को उन्होंने हमेशा इजराइल के खिलाफ यूज़ किया। क्योंकि पहले हमने देखा है कि कभी भी ईरान और इजराइल के बीच में जो है आमने सामने की जंग नहीं हुई, क्योंकि अक्सर ईरान या हूथीस को इस्तेमाल करता रहा या हमास को इस्तेमाल करता या हिजबुल्लाह को इस्तेमाल करता रहा। ये एक वजह है कि पिछले हमने देखा है 2 वर्ष में लगातार इजराइल की कोशिश रही है कि हमास को जड़ से उखाड़ दिया जाए, हिजबुल्लाह को मिटा दिया जाए और हूथीस के खिलाफ भी अटैक किए जाएं। और पिछले हमने कई महीनों में देखा है कि हमास और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं और गाज़ा को पूरी तरह से मलियामेट कर दिया है। क्योंकि उन्हें लगता था कि इजराइल को कि जब तक हमास हिजबुल्लाह हैं तो ईरान पे हमला करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे वो ईरान पे हमला करेंगे तो वो ज़रूर उनकी कोशिश रहेगी कि इजराइल को टारगेट करें, दोनों तरफ से, सदर्न साइड से भी टारगेट करें और नॉर्दर्न साइड से भी टारगेट करें। सदर्न साइड से हमास टारगेट करेगा, नॉर्दर्न साइड से जो है हिजबुल्लाह टारगेट करेगा। लेकिन जब हिजबुल्लाह और हमास कमज़ोर हो गए तो उन्हें लगा कि यही सही वक्त है, ईरान को अटैक करना चाहिए। और हमने देखा कि 13 जून को कैसे इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। पहले उन्होंने उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, उसके बाद उन्होंने उनके लॉन्चिंग जो है रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स हैं या मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको भी टारगेट किया। लेकिन आखिरी जो हमला था, जो सबसे बड़ा हमला था, वो अमेरिका की तरफ से हुआ, क्योंकि अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करके
जो फॉर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिका के अटैक से पहले ही 400 किलो के करीब जो यूरेनियम है वहां से वो निकाल कर किसी सेफ जगह पे ले जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका कहता है कि हमारा ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हुआ है, लेकिन अब वो अयतुल्लाह अली खुमैनी को मारना चाहता है। ये कहना गलत ना होगा कि अयतुल्लाह खुमैनी हर मुश्किल से बचकर निकल आते हैं। 2 बार मौत के मुंह से बचकर वापस आए हैं। 2015 में डॉक्टर्स ने जब उनका टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि उन्हें 4 स्टेज प्रोस्टेट कैंसर है। लग रहा था कि कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए और घर वापस आ गए। वही नहीं, बताया जाता है कि 1981 में जब वो मस्जिद के अंदर नमाज के बाद वाज पढ़ने वाले थे, उस समय भी उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन उस जानलेवा हमले के बावजूद वो बच गए थे। बताया जाता है कि जैसे ही वो वाज पढ़ने वाले थे, वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जिस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो शदीद तौर पे जख्मी हो जाते हैं। और उनका बॉडीगार्ड जब उन्हें उठाता है तो वो देखता है कि जो छर्रे थे पूरे उनके जिस्म में धंस चुके थे और एकदम उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। उन्हीं के पेजर को इस्तेमाल करके वो कोड यूज़ करता है और कोड के बाद एकदम उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्हें काफ़ी देर तक वहाँ पे उनका इलाज चला और बताते हैं कि जब वो ठीक हुए तो सबसे पहले उन्होंने कलम और पेपर मांगा और कलम और पेपर जब मांगा तो उन्होंने देखा कि उनका जो राइट हैंड था, दायां हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उन्हें बाएं हाथ से लिखना पड़ा। बाएं हाथ से सबसे पहले चीज़ जो उन्होंने पूछी, जो बाकी उनके साथी थे, क्या वो ठीक हैं? तो डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, उनका जो है दायां हाथ काम नहीं कर रहा। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब कभी भी उनका दायां हाथ काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत बुरी तरह ये उस ब्लास्ट में इंज्योर हुआ था। तो उस पर अयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि कोई बात नहीं, जब तक उनकी आंखें और ज़ुबान काम कर रही है तो उन्हें हाथ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और तब से कहते हैं कि वो बाएं हाथ से लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन तब से हमने देखा है कि अयतुल्लाह खुमैनी ज़्यादातर अपने घर से ही एड्रेस करते थे लोगों को, क्योंकि वहाँ से ही वो लोगों के साथ बातचीत करते थे और संवाद उनका चलता रहता था। लेकिन अब इस अमरीकी हमले के बाद डर का माहौल बढ़ गया है। यही एक वजह है कि अब वो एक बंकर में छुपे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है, कब तक ये ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी? क्या अमेरिका की अगली कार्रवाई रहेगी? जो अयतुल्लाह अली खुमैनी अब तक मौत के मुंह से बचते आए, क्या वो इस हालात से भी बच पाएंगे? क्या इस सिचुएशन से भी उभर कर निकल पाएंगे? क्या एक बार फिर से ईरान को अमेरिका और इजराइल की साजिश से निकाल पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका और इजराइल ने ठान लिया है न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ साथ उनका तख्ता भी पलटना है, कि उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी की सरकार जब तक वहां नहीं आएगी तो ईरान में हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान में अगर अयतुल्लाह खुमैनी रहता है तो यानी कि खतरा इजराइल के लिए बना रहेगा। इस बार जब जंग शुरू ही कर दी है तो वो चाहते हैं कि इसे पूरी तरह से जंग को एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लिया जाए। लेकिन अब देखना यह बाकी है कि रशिया और चीन का क्या रुख रहेगा, क्योंकि थोड़े ही दिनों में बातचीत उनके बीच में भी चलने वाली है। ईरान के कुछ मंत्रियों के बीच में और रूस के व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत होने वाली है। क्या नतीजा इसमें निकल कर आता है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिर से हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, कुछ और एपिसोड में और कुछ बातें करेंगे। लेकिन आप इस एपिसोड को शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।